नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, एनडीए में ठिकाना तलाश रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे। ये बड़ी खबर इस वक्त जिसमें एनडीए में ठिकाना तलाशते नजर आ रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे। वाल्मीकि नगर से जेडीयू उन्हें दे सकती है लोकसभा का टिकट और बक्सर से बीजेपी के टिकट पर वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वीआरएस देकर राजनीति में आ रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे। और इस वक्त ये खबर सियासी गलियारे से लेकर तमाम जगहों पर सुर्खियां बटोरती हुई, क्योंकि गुप्तेश्वर पांडे वो नाम जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने से अपनी आवाज का सामने रखा और उसके साथ अब सियासी पिच पर भी किस्मत आजमाने को तैयार। विधानसभा चुनाव या वाल्मीकि नगर से लोकसभा उपचुनाव लड़ने के बाद क्यों सामने आ रही है, इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है। बक्सर बीजेपी की परंपरागत सीट है। बक्सर में गुप्तेश्वर पांडे का गांव है। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट इस वक्त खाली है। जेडीयू सांसद वैद्यनाथ महतो के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है। बिहार चुनाव के साथ ही उपचुनाव भी हो सकता है। वाल्मीकि नगर सीट के लिए उपचुनाव हो सकते हैं और ऐसे में गुप्तेश्वर पांडे का नाम सामने आता हुआ। बतौर पुलिस अधिकारी 31 वर्षों की सेवा के बाद पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब सियासत में भाग्य आजमाएंगे। उन्होंने डीजीपी के पद से वीआरएस ले लिया है और चर्चा है कि बक्सर से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव या फिर वाल्मीकि नगर से जेडीयू के टिकट पर लोकसभा उपचुनाव में वो ताल ठोक सकते हैं। खाकी को बाय, खादी को हेलो हाय। चुनावी मैदान में सुपर कॉप। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार में सुपर कॉप की छवि रखने वाले पूर्व पुलिस अधिकारी गुप्तेश्वर पांडे। अपने दबंग स्टाइल में अपराधियों के छक्के छुड़ाने वाले गुप्तेश्वर पांडे अब सियासत के मैदान में दो हाथ करने के मूड में हैं। उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद सियासी हलके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने लिया वीआरएस। गुप्तेश्वर पांडे 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और बतौर आईपीएस बिहार के 26 जिलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एएसपी से लेकर आईजी तक के पद पर बिहार के अलग अलग जिलों में वे तकरीबन 31 साल तक सेवा देने के बाद वीआरएस लेकर अब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने 1986 में भी यूपीएससी की परीक्षा पास की थी और आईआरएस के पद पर उनका चयन हुआ था। बाद में 1987 में उन्होंने आईपीएस कंप्लीट कर भारतीय पुलिस सेवा में योगदान किया। साल 1961 में बक्सर के छोटे से गांव गेरुआ बांध में जन्मे गुप्तेश्वर पांडे ने 2009 में भी इससे पहले वीआरएस लिया था। उस वक्त उनके बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन बात नहीं बनी तो उन्होंने दोबारा आईपीएस की नौकरी ज्वाइन कर ली। 28 फरवरी 2021 को वे रिटायर होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वीआरएस लेकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 बिहार। तो जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने गुप्तेश्वर पांडे के राजनीति में आने का स्वागत किया है और कहा कि ऐसे लोगों के आने से विधानसभा में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ेगी और सार्थक नतीजे भी निकलेंगे। अशोक चौधरी ने विपक्षी लोक दलों के आरोपों पर करारा जवाब दिया। संवाददाता आनंद अमृतराज ने अशोक चौधरी से खास बातचीत की। सर, पांडे जी एक ब्यूरोक्रेट के साथ साथ एक राजनीतिक व्यक्तित्व भी उनका रहा है। मतलब राजनीतिक व्यक्तित्व कहने के मतलब राजनीतिक प्रति रुचि, जनरल जो सोशल एक्टिविटी होता है उसके प्रति रुचि उनके लंबे समय से रही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार मतलब वीआरएस ले रहे हैं। पहले भी उन्होंने प्रयास किया था और चाहते थे कि हम राजनीति में आए, सक्रिय राजनीति में आए। और हम समझते हैं कि अगर उन्होंने इच्छा व्यक्त की और वीआरएस लिया तो ये तो अच्छी बात है कि कोई व्यक्ति जो डीजी के पद पे रहा है और भारतीय प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी है और वो समाज के लिए काम करना चाहता है, तो हम तो लगता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है कि पढ़े लिखे लोग, एक्सपोज्ड लोग जिनको प्रशासन का भी अनुभव हो, वो लोग अगर राजनीति में आते हैं तो अच्छी बात है।
लेकिन आरोप ये लग रहा है सर कि जिस समय सुशांत सिंह का मामला हुआ था और उस समय जिस तरीके से उनका बयान आता था, नीतीश कुमार की तारीफ करते थे, तो आपके विरोधी ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सब पहले से प्री प्लान था और उसके बाद उनको राजनीति में आना था, नीतीश कुमार के करीब आना था, इस वजह से वो इस तरीके से बात करें, खासकर सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले। जो ऊर्जा है और किसी का जो टैलेंट है, आप उसको ये कह करके सिर्फ जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू कम इनटू पॉलिटिक्स आप ये कहिएगा कि भाई वो विक्टिमाइज था, वो एज ए स्पोक्स पर्सन का, ही वाज वर्किंग एज ए डीजीपी एंड इट वाज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डीजीपी टू प्रोटेक्ट हिज पुलिस पर्सन वेयर एवर ही इज गोइंग। बिल्कुल, तो क्या जेडीयू स्वागत करने वाली है? हम तो एज ए व्यक्तिगत मैं भी ये कह सकता हूं कि ऐसे लोग जो राजनीति में आना चाहते हैं, जो प्रशासनिक रूप से दक्ष हैं, जिनको अनुभव है, अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं, he is physically fit to do the social work and political work, they should be welcomed in any political party. तो ये क्या ये माना जाए कि चुनाव में टिकट भी मिल सकता है? डीजीपी जो पूर्व डीजीपी अब हो गए, उनको विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है या फिर उपचुनाव की बात हो रही है, तो उसमें टिकट मिल सकता है? देखिए, ये तो पार्टी का हाईकमान, आला कमान निर्णय करेंगे कि कहाँ से लड़ेंगे, उनकी इच्छा किस पॉलिटिकल पार्टी से लड़ने की है। खुलकर भले ही अशोक चौधरी ना बोले, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जल्द पूर्व डीजीपी जेडीयू के साथ जुड़ सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है बिहार की सियासत गरमाने वाली है पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को लेकर। और बड़ी खबर इस वक्त, गृह विभाग की वेबसाइट से वीआरएस की अधिसूचना को हटा दिया गया है। वीआरएस की अधिसूचना को हटा दिया गया है। बिहार सरकार ने वीआरएस से संबंधित आदेश को हटा दिया है। गृह विभाग की साइट से इस आदेश को हटाया गया है। आदेश का पीटीएफ हटाया गया है इस साइट से। एसके सिंघल के प्रभारी डीजीपी नियुक्ति के आदेश को हटाया गया और गृह विभाग ने देर रात ही इस अधिसूचना को जारी किया था। अधिसूचना संख्या 6154 में वीआरएस का जिक्र, लेकिन अब इस अधिसूचना को हटा दिया गया है। बात महागठबंधन की, जिसमें बड़ा कंफ्यूजन है। चारों घटक दलों की डिमांड अपनी अलग अलग। सबसे पहले तो सीएम के फेस पर सहमति नहीं बन पा रही और ऐसे में डिमांड महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रहा है। आरएलएसपी की डिमांड है कि उपेंद्र कुशवाहा सीएम फेस के लिए सबसे योग्य कैंडिडेट हैं। वीआईपी चाहती है कि डिप्टी सीएम का फेस मुकेश सहनी को प्रोजेक्ट किया जाए। आरजेडी को तो तेजस्वी के अलावा और कोई दूसरा सीएम फेस मंजूर ही नहीं है। इधर कांग्रेस ने 80 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की तो बिहार के अनुभवी बड़े नेताओं में से एक आते हैं। जब लालू प्रसाद यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम जब आता है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम आता है। और चेहरा क्यों नहीं होना चाहिए? माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने एनडीए में सत्ता में थे, सत्ता त्याग कर दिया और बिहार के 12 करोड़ जनता के लिए उन्होंने आवाज उठाई। युवा में एक जो हमारे नेता है सन ऑफ मल्ला श्री मुकेश सहनी जी, पूरी बिहार की जनता ये चाह रही है कि अति पिछड़ा से अगर कोई एक चेहरा आज के डेट में सबसे बड़ा चेहरा है तो वो श्री मुकेश सहनी जी हैं। तो इसलिए ये मांग हो रही है, बार बार मांग हो रही है और ये जनता की मांग है, हमारी पार्टी की मांग है, आम जनता की मांग है कि उप मुख्यमंत्री के तौर पे उनके नाम की घोषणा होनी चाहिए। जो आपको विधायक दल के नेता ने जो कुछ संख्या बताई थी, वही सीट के आसपास हम लोग अपना तैयारी कर करके उनको भेजा। यद्यपि हमारी पार्टी 243 सीट के लिए रेडी है तो करने के लिए। जब हम गठबंधन में है तो फिर हमारी सीट संख्या कमेगी तो फिर जो हमारा A1 सीट सब है, जो जितने लायक है, जो जितने ही वाली सीट गठबंधन में लिया जाता है ना, तो उस सीट के लिए हम लोगों ने वर्कआउट किया है और हाईकमान को सुपुर्द कर दिया। कांग्रेस अधिक सीटों पर लड़ेगी, ये हम लोगों को एकदम नहीं। सवाल है कि मुख्यमंत्री पर तो कोई फैसला हो चुका है, उस पर तो कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है कि राहुल गांधी, चूँकि देश में सबसे बड़ी पार्टी विरोधी में कांग्रेस है और कांग्रेस के नेता ने घोषणा कर दिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही महागठबंधन के चेहरा होंगे और मुख्यमंत्री होंगे, सरकार बनेगी। तो इस पर तो कोई बहस करने की जरूरत है नहीं। तो महागठबंधन की एकजुटता की बात महागठबंधन जरूर करता है, लेकिन एकजुटता कहीं नजर नहीं आती। कुछ बातों से समझिए कि महागठबंधन में कंफ्यूजन आखिर क्यों है।
महागठबंधन के नेता पर अब तक फैसला नहीं लिया गया है कि आखिर महागठबंधन का नेता कौन होगा। अब तक महागठबंधन की इस बाबत कोई बैठक भी नहीं हुई। सीट शेयरिंग पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। दावों में एक दूसरे को ही टक्कर दी जा रही है। आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा को सीएम फेस बता रहा है। आरजेडी को तेजस्वी के अलावा कोई दूसरा सीएम फेस नजर नहीं आता। जो आलाकमान का फैसला होगा वही मंजूर होगा, ये कांग्रेस की बात हमेशा से रही है। वीआईपी मुकेश सहनी के लिए डिप्टी सीएम पद की दावेदारी रख रहा है। पोस्टर में महागठबंधन के नेता साथ नहीं दिखते हैं। और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। अमित, महागठबंधन में महापेच भी है, महाकंफ्यूजन भी है। अभी के जो हालात हैं उसे देखकर यही लगता है। देखिए विवाह, बिल्कुल आपने सही कहा कि महागठबंधन जो है वो महापेच है और ये महापेच जो है वो सुलझता नहीं दिख रहा है। जो कन्फ्यूजन है, महाकन्फ्यूजन, वो उसके भी कुछ निष्कर्ष निकलते नहीं दिख रहे हैं। और यही वजह है कि आरएलएसपी ने साफ शब्दों में कहा है कि जो महागठबंधन में जब तक बैठक नहीं होती है तस्वीरें बिल्कुल साफ नहीं होगी। आरएलएसपी की बात कर ले, वीआईपी की बात कर ले, दोनों ने कहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो आरजेडी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, हमारे लिए नहीं। महागठबंधन में जब बैठक होगी तय होगा, नामों की चर्चा होगी और उसके बाद ही साफ होगा कि कौन होगा महागठबंधन का नेता। तो फिलहाल कह सकते हैं कि महाकन्फ्यूजन जो है वो अभी भी बरकरार है। आरएलएसपी ने यह भी कहा है दो टुक शब्दों में कि अगर जल्द बैठक नहीं होती है तो इसके बुरे परिणाम जो है वो महागठबंधन को भुगतने होंगे। तो कहीं ना कहीं समझ सकती हैं ये धमकी भरा लहजा है आरएलएसपी का। वीआईपी कहता है कि मुकेश सहनी जो है वो उप मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा उनके नाम पे होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है दावेदारी जो है वो काफी तेज है। और अब आरजेडी कह रही है इस बीच की इस नाम की पहले से ही जो है मोहर लग चुकी है। तेजस्वी यादव जी हैं, महागठबंधन के नेता हैं और उनके नाम पे अब कोई विचार नहीं किया जा सकता है, पुनर्विचार नहीं होगा। कांग्रेस जो है, कांग्रेस के आला कमान राहुल गांधी जो है उन्होंने पहले ही तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर लगाई थी। तो अब जो सहयोगी हैं उन्हें किसी भी तरह की बात तो सहयोगियों को भी पता है कि यही वक्त है और ये दबाव के साथ ही ज्यादा सीटें उन्हें मिल सकती हैं। और इसी दबाव के स्ट्रेटेजी के साथ तमाम पार्टियों की तरफ से अपने अपने दावे भी आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। और अब बात खनन मंत्री बृजकिशोर बिंद की। बिहार सरकार के खनन मंत्री बृजकिशोर बिंद एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। मंत्री बृजकिशोर बिंद अपने विधानसभा क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं और इस दौरान अक्सर कुछ न कुछ वो ऐसा कह जाते हैं जिससे मंत्री जी चर्चाओं में आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले वोट नहीं देने पर अकाल पड़ जाने की धमकी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मंत्री जी का एक और धमकी भरा वीडियो वायरल हो रहा है। इस बार का वायरल वीडियो चैनपुर के मेढ़ गांव का है। मेढ़ गांव में मंत्री बृजकिशोर बिंद जनसंपर्क अभियान के दौरान एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी दौरान एक युवक ने मंत्री जी का विरोध किया। उनके कुछ तीखे सवाल उनसे पूछे जाते हैं, जिसके बाद मंत्री जी आग बबूला हो उठे और सभा में ही युवक को आगे से ऐसा नहीं करने की धमकी दे डाली। आप भी सुनिए मंत्री जी ने सवाल पूछने पर गुस्से में युवक को क्या कहा। बाबू, अंतिम बार तुमको मैं चेतावनी दे रहा हूं। अब तुमसे चेतावनी नहीं करूंगा। अब की बार के बाद तुमको चेतावनी नहीं करूंगा, समझ जाना। अब आपको एक सप्ताह पहले वाला बृजकिशोर बिंद का बयान दिखाते हैं। ये बयान भी बृजकिशोर बिंद ने जनसंपर्क अभियान के दौरान ही दिया था और कहा था कि विधानसभा का चुनाव हार गए तो चैनपुर में सूखा पड़ेगा। मंत्री जी ने यह भी कहा कि वो 3 बार से जीत रहे हैं, कभी सूखा नहीं पड़ा। आपको बता दें कि बृजकिशोर बिंद कैमूर जिले से चैनपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। 3 बार जब विधायक बनी बड़ा पहलवा अकाल पड़ जाता, धरना नहीं सुखा जाता। तो हमरे विधायकी में लक्षणियों होला ना, इतना बरखा बरसत केहू के धान मरल है जाता तो हम हरली तो इन जगह अकाले पड़ी। 3 बार जब विधायक बनी बड़ा पहलवा अकाल पड़ जाता, धरना नहीं सुखा जाता। तो हमरे विधायकी में लक्षणियों होला ना, इतना बरखा बरसत केहू के धान मरल है जाता तो हम हरली तो इन जगह अकाले पड़ी। तो देखिए